नमस्कार फ्रेंड्स। मैं चंदा श्रीवास्तव आज फिर एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी मेरा घर कहाँ। लाली धोबिन की मिट्टी तभी से पलीत थी जब से उसका मर्द मरा था। 3 बच्चों के संग अड्डे पर जाना और घर घर से जाकर कपड़े समेटना अब उसके बाद की बस की बात नहीं रह गई थी। छोटा लड़का साल भर का था। कभी गरम इस्त्री पकड़ लेता तो कभी धुले कपड़ों पर अपनी लकड़ी का चटुआ फेंक धब्बा लगा देता। तंग आकर लाली ने घरों में काम करने की ठानी। बर्तन, झाड़ू और आटा गूंथने से उसके पास इतने पैसे आने लगे कि वह चैन की रोटी के साथ लहसुन की चटनी खा सकती थी। बड़ी लड़की सोना 10-11 साल की हो रही थी। मोहल्ले के लड़कों के आकर्षण का केंद्र भी थी। गंदे नाले के पास बसी यह झुग्गियाँ बिना पानी के बजबजाती रहती थी। हर तरह की गाली और धंधे यहाँ के लोगों की दिनचर्या थी। फैशनेबल कॉलोनी के सामने बसी यह बस्ती अपने में एक हकीकत थी। लाली के पति राजा ने इस खाली मैदान में औरों की तरह कब्जा पाने की नीयत से झुग्गी डाली थी। गांव में बेरोजगारी से तंग आकर दोनों शहर के तरफ निकले थे। कुछ दिन चैन से गुजरे, फिर उसे लत लग गई पन्नी पीने की और उसी के चलते वह एक दिन नशे की हालत में चल बसा। जवान होती लड़की को बचाने के चक्कर में लाली ने हालात के सामने हथियार डाल दिए और रोज़ रोज़ राह रोकने वाले अधेड़ बदमाश दिगंबर दादा के घर बैठ गई। अब उसके तेवर दूसरे थे। दिगंबर का बस्ती पर दबदबा था। चाकू, कट्टा, लाठी, जंजीर उसके खिलौने थे। दिगंबर की घरवाली को मरे 4-5 साल गुजरे थे। इस बीच दिगंबर भी औरतों को पटाते हुए और जोर जबरदस्ती करते करते थक चुका था। उसे घर के रोटी के साथ पैर दबाने वाली एक औरत की ज़रूरत थी। कई महीनों तक नीम के बीच बैठी लूली फकरीन के बारे में सोचता रहता कि जवान है, सुंदर है, मगर 2 हाथ। यहीं पर आकर रुक जाता। जबकि फकरीन राजी थी। उन्हीं दिनों लाली जब किसी लौंडे की शिकायत लेकर आई तो उसने फैसला कर लिया कि इस धोबिन को अपने घर के घाट से कहीं जाने नहीं दूंगा। लाली की लड़की सोना को तो 3 वक्त खाने को मिलने लगा तो उसकी आंखों में तरावट और बदन पर गदगदापन आने लगा। उम्र की रस्सी कुत्ती 13 पार कर 14वें में लग रही थी। लाली को उसकी शादी की फिक्र थी। सोना भूख का मजा चख चुकी थी। दिगंबर दादा और पैर दबाने, भांग पीसने और सर में तेल लगाने पर उसे कोई एतराज़ न था, मगर शादी से उसकी जान निकलनी के जाने वाली कहाँ माँ भेजे सारे दिन खटने के बाद फिर वही रोटी और चटनी के लिए घिस-पिट। मगर लाली अब उठते बैठते उसके दिमाग में इन जुमलों की सुइयां चुभती कि लड़की का असली घर शौहर का होता है। माँ बाप तो बस लड़की पालने के लिए होते हैं। यही दुनिया का कायदा कानून है। सोना का ब्याह बिरादरी को खाना खिला बाजे गाजे दहेज के संग ननकू के साथ हो गया। निकाह के बाद ननकू सोना को विदा कर घर मंगोलपुरी ले गया। उसका विवाह बड़ा था। फूफी, ताई और उसकी माँ विधवा होकर एक साथ रहती थी और प्लास्टिक के चप्पलों के तले के 3 छेदों में पट्टा डालने का काम करती थी। वही उनकी रोजी रोटी थी। ननकू सुबह जाकर 8-10 गट्टे तले
पट्टे को ले आता था। ननकू के पास एक कमरा था, उसी में खाना पीना सोना बिछौना था। सोना नई दुल्हन थी। 3 विधवाओं के बीच खाना पकाना, सजना संवरना और पति के संग कुछ घंटे अकेले कमरे में रहना उसकी जिम्मेदारी थी। बाहर धूप या छाँव में बैठे तीनों काम करती और दोपहर के पांचों साथ खाना खाकर कुछ देर सुस्ताते थे। जिंदगी सोना ने कभी जी नहीं थी। उधर झुग्गियों में खेलकर बड़ी हुई, फिर 5-6 साल की थी जब से घर में स्त्री के कपड़े माँ बाप के साथ मांगने आती, और जब दिगंबर दादा की रखेल की बेटी कहलाई तो अकड़ कर चलना सीख गई। परेशान करने वाले लड़कों की उसने ऐसी खबर ली कि सोना को देख रास्ता बदल लेते थे। और शादी भी दिगंबर दादा के दबदबे के चलते हुई। ननकू पहले नशे की पुड़िया बेचता था। एक दिन पुलिस पकड़ के ले गई थी। उस समय दिगंबर जाकर छुड़ा लाया था। वहाँ की मार के डर से उसने स्मैक के धंधे से तौबा कर ली। अब जो शरीफ बना तो उसे सोना का चटपट हर एक बात करना, हंसना बोलना बहुत अखरता था। खासकर जब तब जानते थे कि सोना की माँ लाली धोबिन दिगंबर दादा की रखेल है। सभी जानते थे कि दंगे फसाद में लूट का माल दिगंबर के घर भरा था। इस बार जो बम फटा तो दिगंबर उसमें उड़ गया। लाली की दुनिया उजड़ गई। उसको डर ने घेर लिया कि कहीं उसको बस्ती वाले लूट न ले। फिर दिगंबर का दाहिना हाथ कहलाने वाला रघु उसको अपनी रखेल न बना ले। अब हालात ऐसे थे नहीं जो उससे किसी मर्द की जरूरत पड़ती, इसलिए वह झटपट सीमापुरी में मकान ले पहलवान की ट्रक पर सारा सामान लदवा रातों रात झुग्गी छोड़कर भाग ली। हफ्ते उसने अपनी गैर खबर सोना को नहीं दी। सच पूछा जाए तो वह अब अपनी जिंदगी को अपनी तरह जीना चाहती थी। उसके पास माल काफ़ी था। दोनों लड़कों का नाम वो स्कूल में लिखवा चुकी थी। रोज़ के खर्चे के लिए उसने कपड़े इस्त्री करने भी शुरू कर दिए थे। इससे मोहल्ले में जान पहचान जल्दी बन गई और यह बताने में भी आसानी हुई कि उसका पति राजा पुलिस लाइन में धोबी था। मरने के बाद नौकरी गई तो इस मोहल्ले में आन बसी। सोना को ननकू ने जब मोहल्ले के जवान लड़कों के संग कई बार हंसते बोलते देखा और मना करने पर भी कहा ना माना तो उसने सोना को जमकर पिटाई कर दी। बदले में सोना ने भी ननकू के सर पर बेलन दे मारा। 3 विधवाओं ने ऐसी लड़की कहाँ देखा था जो मियाँ को पीट कर रख दे। सो उठते बैठते बुरा भला कहती। दिगंबर के मरने से वह डर भी खत्म हो गया। सोना मायके जाकर उसकी शिकायत करेगी और अब तो उसकी माँ भी लापता है। ऐसी हालत में जो होता वही हुआ। बढ़ती लड़ाई से तंग आकर ननकू ने सोना को घर से निकाल दिया। उसने जब अपने कपड़े और बिस्तर मांगे तो जवाब में सबने मिलकर उसके गहने भी उतरवा लिए और उसे धमकाया कि यह उसका घर नहीं है, जो फिर यहाँ कदम रखे तो पैर काट दिए जाएंगे। सोना एक बार फिर सड़क पर बेसहारा खड़ी थी। बाप और पति का घर का जादू झूठा साबित हुआ। माँ का पता नहीं था। उसका दूर का चचा नीति बाग में स्त्री का काम करता था। पिता के मरने के बाद 1-2 बार आया था। वहीं एक सहारा बचा था। रोती धोती वह मंगोलपुरी में नीति बाग बिना बस का किराया भरे पहुंच गई। बड़ी बड़ी कोठियों के बीच वह चाचा को कहाँ ढूंढे। 1-2 फल के ठेले वालों से उसने पूछा कि रमजान धोबी को जानते हो। जवाब न में मिला। आखिर वह थक कर पेड़ के नीचे बैठ गई, जिसके पास किसी घनश्याम धोबी का अड्डा था। कुछ देर बाद घनश्याम कपड़े देकर लौटा तो सोना ने उसकी रमजान के बारे में पूछा। तू कैसे जानती है उसे? वह मेरा चाचा है। मेरा अब्बा राजा का दूर का रिश्तेदार उसके मरने पर आया था। तू? मैं सोना हूँ। मेरा ब्याह मंगोलपुरी के ननकू के साथ माँ ने किया था।
उसने मुझे मार पीट कर निकाल दिया। माँ जाने कहाँ चली गई है। दिगंबर दादा के मरने के बाद अब मेरा कोई नहीं है, कहाँ जाओ। मेरे झोपड़े चल रही है, वह आखिर मेरी भी कोई जिम्मेदारी बनती है ना। मतलब तू अकड़ कर खड़ी हो गई सोना। मैं रमजान हूँ, नाम बदल लिया है। सुख से रहता हूँ, घरवाली गांव गई है, झोपड़ी में रह ले, कुछ दिन काम ढूंढ दूंगा, किसी कोठी में। रमजान ने हंसकर कहा। उसकी बात सुन सोना की चढ़ी सांसें गति मध्यम पड़ी और गुस्सा काफुर हो गया। रमजान चाचा उर्फ घनश्याम प्रेस वाले की झोपड़ी जो कुछ दूर पर थी, वहीं जाकर सोना ने चैन की सांस ली और भर गिलास चाय बनाकर पी और बिखरे बर्तन कपड़े को समेटने में लग गई। उसका माथा अभी घुमा ही हुआ था कि जिंदगी के इस बदलाव से अभी तक समझौता नहीं कर पाई थी। दुख सुख तो लगा ही रहता है, मगर इसकी उठापट्टी भी कैसी कि सर से छत ही छीन जाए और कहने को तो घर न बचे। कुछ दिन इस इंतजार में गुजर गए, शायद ननकू उसे लेने आ जाए और बात रफा दफा हो जाए। इसी बीच रमजान ननकू के घर 2 बार हो भी आया, मगर वो सोना को वापस बुलाने पर किसी तरह राजी न हुए। रमजान की परेशानी यह थी कि 4 हफ्ते बाद घरवाली मैं 3 बच्चों के साथ टपकने वाली थी। सोना का देखकर उसका माथा फिर जाएगा। सोना को कहीं काम नहीं मिल रहा था। तंग आकर एक दिन सोना खुद मंगोलपुरी गई ताकि लड़ाकर अपना हक जमाए, फिर रहना शुरू कर दे। मगर वहाँ पहुँच कर हाथों के तोते उड़ गए। घर के सामने झिलमिल पन्नियों का नन्हा सा छत्तुर बना था। औरतें गाना गा रही थीं। सामने बड़े पतीलों पर कुछ चढ़ा था। सोना जो और आगे बढ़ी तो देखा ननकू दूल्हा बना बैठा है और पास के गठरी बने लाल कपड़ों में दुल्हन। अंदर से उठा उसका गुस्सा उसके सिर चढ़ गया। पैरों की चप्पल उतार उसने पीछे से जाकर ननकू के सर पर पीठ पर जी भर के जमाई। खुशी का माहौल थम गया। कई पल तक किसी के समझ में नहीं आया कि यह हुआ क्या। दूल्हे का सेहरा हार नोच कर किसने फेंका। दुल्हन की घूंघट उठाकर हैरत से शौहर को पीटता देख रही थी। दुल्हन भी घूंघट उठाकर हैरत से शौहर को पीटता देख रही थी। पल भर बाद दृश्य दूसरा था। तीनों विधवाएं सोना का झोटा पकड़कर बकरी की तरह उसे इधर उधर घसीट रही थी। दूल्हा जब जरा होश में आया तो किराए पर ली चमचमाती शेरवानी का कलर उधरा देखा और पगड़ी को कीचड़ में लौटता तो उसका पारा 7वें आसमान में जा चढ़ा। लातों की बारिश उसने सोना के कूल्हे पीठ इस तरह से करनी शुरू कर दी कि जैसे धोबी घाट पर कपड़े पछाड़ता हो। यह हाल देखकर लड़की वाले परेशान हो उठे। दुल्हन जाकर माँ से लिपट गई। बाकी लोग दुम दबाकर भागने लगे। तभी अधमरी सोना को नाली के पास छोड़कर ननकू तैस में पलटा और चूल्हे के पास से चाकू उठाकर उसने ससुराल वालों को दिखाकर उसी जुनूनी कैफियत में चिल्लाकर उसने कहा, कोई जाने ना पाए वरना सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। कौन से हजारों मेहमान थे। कुल 15-20 की भीड़ थी। जान किसे प्यारी नहीं होती। सब दम साध कर बैठ गए। तीनों विधवाओं ने टीन की कुर्सी पर दुल्हन को बिठाकर और लाल दुपट्टे का साफा ननकू के सिर पर बांधे उसे दूसरी कुर्सी पर बिठा पहले की तरह ढोलक लेकर बैठ गई। सुहाग के गाने की तान में लोगों की घुसुर फुसुर गुम हो गई। सोना ने कराह कर सर उठाया तो देखा वहाँ कुछ भी नहीं बदला। फिर अपने को ताका जहाँ बहुत कुछ बदल चुका था। किसी तरह उठकर वह लड़खड़ाती हुई बस स्टॉप की तरफ बढ़ने लगी। सोना जख्मी कबूतर की तरह टूटे डैनों के संग
जब रामजान के पास पहुंची तब तक वह एक बोतल संतरा चढ़ा नशे में धुत औंधा पड़ी थी। सोना ने हल्दी का लेप खुद ही चोटों पर लगाया और चुपचाप लेटकर सोचने लगी कि वह कई दिनों तक चलने फिरने के काबिल नहीं रह पाएगी, वरना कल से वह भी एक मेज डाल स्त्री का अड्डा बना लेगी। मगर अब तो सुबह जब रमजान की आंख खुली तो सोना को बुखार में तपते देखा। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगवा कर दवाई दी, जिससे सोना रात तक संभल गई। बुखार भी उतर गया। रमजान का दिल लड़की के लिए दुख रहा था। उसकी माँ को कहाँ ढूंढे जो सोना को जाकर उसे सुपुर्द कर दे। सारे दिन अड्डे पर उसी उधेड़ बुन में लगा रहा। पीली कोठी में सोना को झाड़ू पोछे की नौकरी मिल गई। उससे पहले उसने इस्त्री करना चाहा तो कपड़ा जला डाला। जिंदगी में अपना खानदानी पेशा कभी किया हो तो जानती। वह तो बस कपड़ा जमा करने का काम जानती थी, जो रामजान को पसंद ना था। वह कोठी वालों को जानता था। साहब लोगों से शाही आदतों के उनके नौकर और ड्राइवर होते हैं, तो भी सोना को रोक नहीं सकता था। आखिर उसकी घरवाली के लौटने में 2 दिन बाकी थे। इसी बीच सोना ने मालकिन को खुश कर गैरेज में सोने की इजाज़त ले ही ली। वह यह जानकर रमजान ने राहत की सांस ली। सोना पूरे 18 साल की हो रही थी। इसी बीच उसने 6-7 ठिकाने बदले। जहाँ जमने लगती वहाँ से उखाड़ दी जाती। इस कोठी में भी हजारों का मुफ्त करती और रात को बंद जगह सोने को मिल जाए। झाड़ू पोछा कर सब गरम प्याला चाय पीती। जब गरम प्याला चाय पीती तो भूखी अतड़ियाँ ऐंठने लगती। बधा बधाया खाने का हिसाब तो था नहीं। अब कोठी में मिल गया तो कभी रमजान ने अपनी रोटी उसे थमा दी। मगर उधर जब उसके हाथ में 200 के नोट आए तो उसने दोपहर को पिछवाड़े वाले ढाबे पर 2 रोटी के साथ मिली दाल खानी शुरू कर दी। कपड़ा, चप्पल, साल मेम साहब की उतरन मिल गई थी। चादर भी बिछाने को उन्हीं ने दे दी थी। जिंदगी में ठहराव सा आ गया था। एक रात जब सोना गहरी नींद में सो रही थी तो उसे सपने में लगा कि उसकी माँ उसे सीने से लिपटा कर प्यार कर रही है। फिर उसे लगा कि 2 मजबूत बाहें उसे अपने कसाव में पकड़ रही है। इतने दिनों बाद पति का स्पर्श उसे सोते में सुख दे रहा था। तभी ठंड की झुरझुरी में वह जाग उठी। अंधेरे में उस पर कोई झुका था। उसकी गर्म सांसें उसके चेहरे को छू रही थी। खुशबू का एक झोंका बहा। सपनों और नींद में सब कुछ धुंधला सा दिया। मगर यह खुशबू ननकू के पास से तो पसीने की गंध आती थी। कौन सहमी सी सोना बोली, चुप, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पता नहीं चलेगा। उठ चल मेरे कमरे में, वहाँ नरम बिस्तर है, आराम से लेटना। उठ छोटे साहब। चौंक पड़ी सोना। पीठ सहलाते हाथों को उसने झटका और उछल खड़ी हो गई। मर्दाने हाथों की जकड़न बढ़ी तो उसने बाजुओं पर अपने नुकीले दांत गाड़ दिए। दर्द की शिद्दत में गिरफ्त ढीली पड़ी, मगर उसी के साथ एक जोरदार चाटा सोना के गाल पर पड़ा। उसकी आंखों के सामने तारे टूटे। वह लड़खड़ा कर दीवार से टकराई। तभी उसे महसूस हुआ कि हाथों की बहसत फिर सांप बन उसे जकड़न में ले रही है। कुछ देर बाद सांस रोके बेजान सी पड़ी रही। उसे बेहोश जानकर छोटे साहब ने उसे जमीन पर लिटाया और तभी उसने पूरी ताकत से लात सीने पर मारी और कार और साइकिल के औजारों के बीच से कुछ उठाया और भरपूर हाथ से छोटे साहब के सर पर दे मारा। गुलाबी ठंड में सड़क के किनारे बैठी सोना जाड़े से काँप रही थी। उसे अपने कपड़ों की गठरी और चादर
याद आ रही थी। उसने बहते आंसुओं को पोंछा और थका बदन घसीटा। पाँव फटने से पहले उसे यह इलाका छोड़ना पड़ेगा। पता नहीं छोटे साहब का सर फटा या पुलिस ने रपट लिखवाई गई तो वह बच नहीं पाएगी। कहाँ जाए? सड़क के किनारे चलते चलते उसके बदन में गर्मी आ गई। पैर में कुछ चुभने से उसे रुकना पड़ा। कांटा निकालते हुए उसे अपने बाप की झुग्गी का ख्याल आया। बाप की याद में वह वहीं बैठे बैठे फपक पड़ी। न मरता न उसकी सबकी गत बनती, न वह मरता न उन सब की यह गत बनती। वह बस्ती बदली नहीं थी। बिना पानी के गंदगी से बजबजाती हुई उसकी झुग्गी का कोई पता नहीं था। आबादी बढ़ने से झोपड़ियों की तादाद बढ़ गई थी। आधे से ज़्यादा लोग नए थे। पुराने अपना कब्जा बेच कहीं चले गए थे। वहाँ से जब निराश लौटने लगी तो उसे ध्यान आया कि रघु दादा से मिलती जाऊं, शायद कोई काम बन जाए। रघु ने उसे ठहरने की एक जगह दे दी। दिगंबर के रिश्ते से उसे थोड़ा बहुत नकद भी दिया ताकि उसकी ज़िंदगी बसा सके। कोठियों में उसका अनुभव कड़वा था, मगर काम मांगने कहीं जाती तो हार कर वहीं पहुंची और काम पर उसने ठिकाने लौट आती। 15-20 दिनों में वह पुरानी करवाहट भूलकर फिर से अपने को खुश रखने लगी। उसने तय किया कि बाकी ज़िंदगी अब इसी बस्ती में गुजार देगी। सोना की दूसरी शादी की बात रमजान ने 1-2 लोगों से चलाई थी, जिन्होंने सोना को रमजान के घर देख पसंद किया था। मगर जैसे ही उन्हें यह पता चला कि यह छोड़ी हुई औरत है, उनका नज़रिया भी सोना के तरफ से बदल गया। बिना तलाक वाली औरत को कौन घर में रख कर मुसीबत मोल लेगा? चाचा, तुम काहे इन सब के चक्कर में पड़ रहे हो? मुझे नौकरी दिलवा दो, अभी ठिकाना मिल जाए तो दिमाग सही बात सोचेगा। सोना रमजान की परेशानी देख खींच उठी। धोबियों में लाली की बात किसी से छुपी नहीं रही। कहने वाले तो यहाँ तक भी कह दिया कि माँ को देखना हो तो बेटी को देखो, जो बेटी को देखना हो तो माँ को देख लो। सोना आखिर उसी लाली धोबिन की बेटी है। न तो दिगंबर के साथ बैठ गई तो वह सोना कैसे अपना घर बसाए रखती है। उसे भी तो कोई न कोई पैसे वाला मर्द चाहिए होगा, तभी शौहर के घर से भागकर चाचा के घर पड़ी है। इन सब बातों में रमजान का दिमाग भनभनाने लगता था। उसने दोस्त राजा की याद उसे आती है। फिर दोनों एक साथ गांव में निकले थे। इस बड़े शहर की भीड़ में दोनों अलग हुए तो फिर मौत के दिन ही वह राजा और अंदर से एक हंसी फूट पड़ी कि उसकी चौकन्नी आंखें पहले से ज़्यादा चमकदार हो उठी। इस बस्ती के मलबे के ढेर के सामने सोना ने चलता फिरता ढाबा खोल लिया। सुबह में से चाय भट्टी पर चढ़ जाती और दोपहर को आलू गोभी की सब्जी के साथ रोटी बनने लगती। मजदूरों को खिलाकर वह परात में बचे आटे की 2 लोई को अपने लिए बेलती तो सुख का एक असीमित सागर सीने में मचलता। उसका मस्त चेहरा देखकर अक्सर मजदूर उसके संग ब्याह रचाने की बात कहते तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ती। फिर गंभीर वो पूछती कि एक रोटी और ले ले ताकि फिजूल बातों की जगह न तेरे पेट में बचे और न दिमाग में। मजदूर खिसियाकर उठ जाता और सोना जमीन पर थूक देती, जैसे कह रही हो कि इस दुनिया में हर कोने पर मर्द खड़ा मिलेगा, कभी प्रेमी के रूप में तो कभी बलात्कारी के रूप में, मगर जो पति ढूंढने निकलो तो
मगर जो पति ढूंढने निकलो तो एक भी कायदे का आदमी नज़र नहीं आएगा। उसके साथ उम्र एक छत के नीचे गुजार दी जाए। मैं तो यूं ही भली, न कोई मेरा ठौर ठिकाना, न मैं किसी घर की मालकिन, दुनिया की आबादी हूँ और हालात की शहजादी हूँ। इन मर्दों को अब कौन समझाए। यही कहानी थी कि औरत का घर कहाँ है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं चंदा श्रीवास्तव कल फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत है। धन्यवाद।